नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान नीरज जंगिड़ जी। आप वर्तमान में चूरू जिलाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नीरज जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं चूरू जिले का और चूरू हेडक्वार्टर का मूल निवासी हूँ। जी, जैसा कि अभी अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा जिलाध्यक्ष पद पे मैं अभी वर्तमान समाज का कार्य कर रहा हूँ, जो समाज वालों ने जिम्मेदारी दी है। जी, मेरे पिताजी हार्डवेयर और फर्नीचर का काम चूरू में करते हैं। वो अपना खुद का वर्कशॉप और वो चलाते हैं। हम 3 भाई हैं, एक मेरे से बड़े भैया हैं, एक मेरे से छोटे हैं जी, और तीनों प्राइवेट जॉब में हैं और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे युवा एवं खेल मंत्रालय में मैं अपनी सेवाएँ देता हूँ, काम करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। सर, थोड़ा-सा अपनी शिक्षा के बारे में बताएँ? शिक्षा की बात करें तो मूलतः जिला हेडक्वार्टर चूरू से हूँ, तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी चूरू हेडक्वार्टर पे हुई। जी, इसके बाद लगभग मैंने पूरी स्कूल लेवल की शिक्षा है वो चूरू से ही की। जी, कॉलेज मैंने चूरू से की। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं जयपुर आ गया, 4 साल यहाँ रहा जयपुर के अंदर। उसके बाद कोर्स करने के लिए मैं दिल्ली भी 6 महीने 8 महीने तक मैंने किया। जी, ये मेरी शिक्षा का। बहुत बढ़िया। सर, शिक्षा के बाद में अपने व्यवसाय को क्षेत्र को चुना या सेवाओं में आप रहे? तो व्यवसाय तो जीवन का एक अंग है, वो करना ही पड़ेगा और समाज सेवा, सोशल वर्क करना ये एक दूसरा पार्ट है, एक रुचिकर विषय है। तो निश्चित तौर पे मेरी शिक्षा पूरी होते ही मैंने प्राइवेट कंपनी में एक जॉइन भी किया जी, और कुछ 1 से डेढ़ साल तक मैंने लगभग 17 से 18 महीने तक मैंने वहाँ पे काम किया। फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से एक वैकेंसी निकली युवा एवं खेल मंत्रालय में जी, और इंटरव्यू बेस पे वहाँ पे वो वैकेंसी थी, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और क्योंकि मेरा 2007 से सोशल वर्क का अच्छा रहा, जी, तो उस बेसिस पे मुझे वो जॉइनिंग मिला और अगर कुछ महीनों की बात करें छोड़कर लगभग हेडक्वार्टर पे ही वो युवा एवं खेल मंत्रालय में रहते हैं। जी, तो अभी का काफ़ी सालों से 2018 के बाद हेडक्वार्टर चूरू पे ही या गृह जिला माने, गृह क्षेत्र माने, वहीं पे काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, वहीं जी, करता हूँ। बहुत बढ़िया। और इस दौरान आपकी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? युवा एवं खेल मंत्रालय के अंदर मैं काम करना जब प्रारंभ किया, तो अवेयरनेस के कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं। जी, हमारे जिला कलेक्टर ने तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एक अभियान चलाया, जल बचाओ अभियान, जल संरक्षण अभियान, जी, जल ग्रहण अभियान। ये केंद्र सरकार की योजना है। उस योजना के अंतर्गत चूरू जिले को भी ये मिला कि आज़ादी के 75वें वर्ष में आपको 75 गाँव में जाके, चूरू जिले के 75 गाँव में जाके अच्छा, जल संरक्षण का संदेश देना है और वहाँ कोई ना कोई गतिविधि आयोजित करनी है। चाहे वो संरक्षण करने की बात हो, चाहे वो जनता को जागरूक करने की बात हो जी, या नवनिर्माण कुछ जोड़े हैं या टांके हैं उनके निर्माण की बात हो। तो हमने हमारे ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलके, जिला प्रशासन के साथ मिलके कुछ कार्यक्रम में जिला कलेक्टर महोदय वो भी उपस्थित रहे। तो हमने 75 गाँव में खुद जाके और जल संरक्षण का मैंने काम किया जी, और जल संरक्षण का काम अच्छा हुआ। तो उस पूर्व में 15 अगस्त को मुझे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर ने प्रस्तुति पत्र देके सम्मानित भी किया। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे रहा? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, उसके बारे में बताएँ? समाज सेवा में मेरा प्रेरणा स्रोत वैसे तो मैं मेरे पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि पिताजी खुद काम में इतने व्यस्त थे कि वो एकदम सेम टाइम जब कोई कार्यक्रम समाज का स्टार्ट होगा तब वहाँ पहुँच पाते थे, क्योंकि जिम्मेदारियाँ खूब रहती है। जी, तो मैं जब भी कॉलेज से फ्री होता या चूरू में रहता, तो फ्री होने के बाद बोलते कि अभी आप फ्री हो तो आपको समाज के काम में जाना चाहिए, श्री विश्वकर्मा मंदिर जाना चाहिए। जैसे नाइट को भजन संध्या है, आपको जाना चाहिए, सुबह शोभा यात्रा निकले जाना चाहिए। तो वो हमें गाइड करते थे कि आप जाओगे तो कुछ सीखोगे, किसी से मिलोगे तो सही, अच्छा रहेगा। तो मैं इसका पिताजी को ही मानता हूँ। बहुत बढ़िया। और समाज सेवा में आपके किन-किन पदों पे रहते हुए आपके कार्यकाल में क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं? मैं 2007 से हमारे चूरू शहर की बात करें तो विश्वकर्मा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे निरंतर रूप से जुड़ा काम करने का मौका मिला एज ए कार्यकर्ता के रूप में। जी, फिर मैं विश्वकर्मा मंदिर जो हमारी प्रबंध समिति बनी हुई है उसका सदस्य भी रहा। फिर जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के चुनाव हुए, चुनाव में जो अध्यक्ष बने उनकी कार्यकारिणी में जिला युवा प्रकोष्ठ का 3 साल में अध्यक्ष भी रहा। जी,
फिर वो कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद समाज की मीटिंग हुई और समाज की मीटिंग में कोई युवा चेहरा लाने के लिए विचार विमर्श किया गया। और मैं आपके इस विश्वकर्मा टुडे के माध्यम से कहना भी चाहूँगा, चूरू जिले में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिसको मैंने ये कहा कि सीनियर जिलाध्यक्ष पद के चुनाव हैं, आप मेरी पैरवी करें, आप मेरे लिए किसी को कहें या मेरे लिए मीटिंग आयोजित करें। समाज की मीटिंग हुई, उसमें निर्णय हुआ कि किसी युवा को बनाएं। जी तो उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि नीरज को बनाते हैं। तो मुझे कहा कि नीरज आपको बनना है। तो मैंने कहा भी मैं ऐसे तो नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने पिताजी से पूछूंगा। तो मैंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन का समय मांगने के बाद घर पे चर्चा की, पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा कि इस एज में काम करने की उम्र है, आपको अपना भविष्य तय करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कह रहे हैं तो आप खुद सोचो कि आप समय निकाल लोगे क्या, जी क्योंकि अभी भी जो अपने दैनिक कार्य हैं, ऑफिस का काम है, वो तो करना ही है। इसके अलावा अगर समाज के लिए समय निकाल सकते हो तो आप खुद देखो। फिर मैंने समाज के कोई वरिष्ठ जनों से इस बारे में चर्चा की, उनसे राय मांगी। तो उन्होंने जी कहा कि अगर समाज के व्यक्ति आपको कह रहे हैं तो उनकी बात आपको माननी चाहिए। जी तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं उसकी हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, आपको ठीक लगे, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मैंने कहा अगर आप जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ाते हो तो 2 चीज़ें आपको करनी होगी। एक तो चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, जी दूसरा ये है कि आप सीनियर लोग मेरे साथ रहोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल साथ रहोगे। मैंने कहा साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कार्यक्रम में आके बैठे हैं, कार्यक्रम में सपोर्ट करें। आपको कार्यकारिणी में भी साथ रहना पड़ेगा, आपको मार्गदर्शन में भी साथ रहना बिल्कुल पड़ेगा, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने हाँ की, तो मैंने भी, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात मैं स्वीकार करूँगा। जी चूरू जिले में 2022 में चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर मैं निर्विरोध जिलाध्यक्ष बना। और शायद जहाँ तक मुझे पता है, पूरे भारत में सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष आज तक आप ही वो हो, बिल्कुल। तो शायद वो मैं हूँ। सर आप चूरू जिलाध्यक्ष पद पे काफ़ी टाइम से 3 साल से करीब-करीब हैं, आपका कार्यकाल पूरा होने वाला भी है शायद। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल की क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं, थोड़ा-सा दर्शकों को शेयर करें? तो अगर दिशा सही हो और सबको साथ लेके चलने की भावना हो, ये मन में विश्वास हो, तो काम कठिन ज़रूर होता है लेकिन वो पूरा होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। जब मैं जिलाध्यक्ष बना, तो मैंने पूरे जिले की कार्यकारिणी बनाई, कमेटी बनाई, सब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए और काम करना प्रारंभ किया। जी मैंने काम करना ऐसा प्रारंभ किया कि अगला जिलाध्यक्ष कौन बने या अगला जिला का कौन होगा, उससे मुझे वो नहीं था। मेरा ये था कि ये 3 साल हैं, सिर्फ़ मुझे इसी में काम करना है और मैंने जितना हो सका उतना समय दिया और तन, मन, धन से मैंने काम किया। उसका परिणाम ये रहा, अभी हाल ही में 3 महीने पहले अपनी प्रदेश सभा की त्रैमासिक बैठक हुई, उसके अंदर राजस्थान प्रदेश में सबसे अच्छे जिले का अवार्ड, सबसे अच्छा जिलाध्यक्ष का अवार्ड, जिला सभा का अवार्ड हमारे चूरू को मिला, मुझे मिला। ये मेरी सामाजिक तौर पे उपलब्धि है। जी इसी कड़ी में मैं मानूँ, इसी 26 जनवरी 2025 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा चूरू को जिला स्तर पे प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। जी ये भी हमारी उपलब्धि रही। मेरे कार्यकाल में पीछे 2024 के अंदर, वो भी जनवरी का ही समय था, जब श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति जो हमारी लोकल संस्था बनी हुई है, जी उसको भी जिला स्तर पे जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। जी उसके बाद अन्य संस्थाओं ने भी, और जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं जैसे योग दिवस पे है या अन्य भी हैं, वहाँ भी बहुत बार बुला के सम्मानित किया क्योंकि उनको काम दिखा। जी मुझे 5 बार जिला स्तर पर सम्मानित होने का अभी तक मौका मिला, 1 बार प्रदेश लेवल पर होने का मिला बिल्कुल, प्रशासन द्वारा, बिल्कुल। और महासभा द्वारा प्रदेश लेवल पे जिला सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का अभी तक पुरस्कार मिला। बाकी संस्थाओं ने जो सम्मान किया उन सब का भी। बहुत बढ़िया। सर अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएँ? परिवार की अगर बात करें तो मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, तभी शायद समाज, सोशल वर्क और ऑफिस का काम पूरा कर पाता हूँ, क्योंकि संयुक्त परिवार में सब मिलजुल के काम करते हैं। बिल्कुल, और ये मेरे लिए आज के टाइम में सौभाग्य की बात भी है कि संयुक्त परिवार में मैं रह रहा हूँ और वो मेरे में संस्कार भी है। मेरे घर में मेरे माता-पिता हैं, बड़े भाई हैं, भाभी जी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। फिर हमारे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ़ कॉलेज और ग्रेजुएट है। अभी जॉब तो उनको नहीं करवा रखा क्योंकि वो घर सँभालते हैं और प्लस बच्चों की पढ़ाई और वो देखते हैं, क्योंकि मुझे समय कुछ कम मिलता है बच्चों की स्टडी और घर का काम देखने के लिए। जी, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए। और उसके अलावा मेरा एक छोटा भाई है, उसकी भी शादी की हुई है।
और वो दोनों तैयारी कर रहे हैं और साथ में अपना प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। ये मेरा एक छोटा-सा परिवार परिचय भी है और हमारा ज़्यादा परिवार परिचय के अंदर मैं बात करूँ तो सादा जीवन और उच्च विचार जैसे अगर भावना रखें और संयुक्त परिवार की भावना रखें, उस परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। सर, आप युवा हैं और युवा के मार्गदर्शन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक निवेदन करना चाहूँगा आपके इस विश्वकर्मा टुडे के माध्यम से। युवा का ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता जा रहा है। अपने सामाजिक कार्यक्रम में, अन्य कार्यक्रमों में बात देते हैं, संदेश देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन रियल में युवाओं को कभी पूछा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं बताना चाहूँगा, मैं घर का काम भी जितना होता है वो देखता हूँ, जो मुझे करना होता है। मैं मेरी ऑफ़िस का काम जो वो भी करता हूँ, समाज का काम पूरी जिले का देखता हूँ। फिर भी मैं परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करता हूँ और समय निकालता हूँ। तब मैं ये आकलन करता हूँ कि अगर किसी युवाओं को बुलाएँ कि आज युवा सेमिनार करें या युवाओं के लिए काम करें या आपको यहाँ आना है और युवा कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, वो एक व्यवस्थित नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज का युवा अस्त-व्यस्त है, न कि व्यवस्थित है। युवाओं को व्यवस्थित होना पड़ेगा। मोबाइल के माध्यम से घंटों-घंटों घर पे बैठ के, ऑफ़िस में बैठ के या कहीं भी बैठ के सोशल मीडिया चला लेंगे। अब सोशल मीडिया में क्या चला रहे हैं वो तो उनकी सोच पे निर्भर करेगा। लेकिन घर के एक-दूसरे के सदस्य को अपन नहीं पूछते हैं, नहीं पहचानते हैं, उनकी जानकारी नहीं रखते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की अपन जानकारी रखते हैं। ये भी कहीं न कहीं परिवार के अंदर अच्छी बात नहीं है। युवाओं से मेरा इस माध्यम से निवेदन है, आप कुछ समय के लिए सप्ताह में 1 बार संडे के दिन या महीने में 1 बार कोई संडे या लास्ट डे जो भी हो, 1 या 2 घंटे के लिए समाज के लिए समय दें। जी, आप सप्ताह में 1 बार संडे के दिन अपने परिवार, माता-पिता, भाई-बहन, बुआ-जी, फूफा-जी, ताऊ-जी, जो भी आपके परिवार के हैं, जो आपके पास रहते हैं या जो दूर रहते हैं, उनसे आप फ़ोन पे बात करें और जो आपके पास रहते हैं, उनके पास जाके बैठें, उनसे बात करें। अगर दादा-दादी जी हैं, तो उनके पास कम से कम संडे में 1 घंटा, आधा घंटा हो चाहे, मिल के उनके बात करें, उस समय फ़ोन नहीं रखें। तो ये हो सकता है प्राथमिक अवस्था में आपको ऐसा लगेगा कि झंझट है या नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको आदत बन जाएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, परिवार को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। संस्कारवान परिवार होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए युवाओं से यही निवेदन है। आज बात करें युवा डिप्रेशन में होके सुसाइड करता है, युवा डिप्रेशन में होके गलत रास्तों पे जाता है, युवा डिप्रेशन में होके स्टडी बीच में छोड़ देता है, ऐसे तमाम कार्य हैं। उसका एक ही रीज़न है अपने घर से, अपने परिवार से जुड़े रहें और अपने संस्कार जो माता-पिता ने दिए हैं, उनको आप बचा के रखें, ये सफलता की कुंजी भी है। तो समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के नाम संदेश मैं दूँ ये एक चुनौतीपूर्ण विषय आपने क्वेश्चन पूछ लिया। वो ऐसे पूछ लिया क्योंकि मेरी उम्र मैंने अभी आपको बताया कि सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष मैं बना। ये मेरा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य ये है कि मुझे कम उम्र में समाज का आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मैंने लगभग 3 साल पूरे करके उनका विश्वास कायम रखा और प्रदेश लेवल पे चूरू को 1 नंबर लेके आया। बिल्कुल। दुर्भाग्य ये रहा कि मैं किसी को आदेश दे के अभी तक काम नहीं करवा पाया। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आपको करना पड़ेगा। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप कहाँ थे, लेट क्यों आए? अगर ये सीनियरिटी और जूनियरिटी का मामले में बीच में फँसा रहा। लेकिन फिर मैं एक सौभाग्य की बात कहूँगा, मेरी कार्यकारिणी में 60 प्लस लोग बहुत हैं। समाज बंधु 60 प्लस हैं जो शिक्षाविद भी हैं, जो निजी कार्य भी करते हैं, जो बिज़नेसमैन भी हैं, जो उद्योगपति भी हैं, जी, सबका साथ मिला और मैंने निवेदन तौर पे पूरा कार्यकाल चलाया और निवेदन तौर पे पूरा कार्यकाल अच्छा चला। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात ही है। कुछ मेरे दोस्त ये भी कहते हैं, इस उम्र के अंदर खेलने का समय है, एन्जॉय करने का समय है, घूमने-फिरने का समय है और आप समाज सेवा में लग गए। जी। आपका ये दुर्भाग्य है। मैंने कहा अभी आपके मायने में दुर्भाग्य होगा, हुँ, लेकिन मेरा ये रास्ता हो गया और मैं इस रास्ते पे चल पड़ा। जी, अब मैं 3 साल तो पीछे मुड़ के देखूँगा नहीं। आगे जो समाज का फैसला होगा वो समाज करेगा। जी, तो ज़्यादा मेरा सौभाग्य है कि समाज बंधुओं के साथ लेकर और समाज बंधुओं के बीच में रह के मुझे काम करने का मौका मिला और उनका आशीर्वाद मिला और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सीनियर लोगों के अनुभव होते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल के,
वो मुझे कम उम्र में मिले, ये मेरा सौभाग्य रहा। बहुत बढ़िया। नीरज जी, पिछले 3 साल के कार्यकाल में आपने इतने अपने अचीवमेंट बताए और अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? थोड़ा-सा बताएँ। सफलता का श्रेय मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि अगर मैं रियल में किसी को सफलता का श्रेय देना चाहूँ, तो वो मेरे पिताजी को और मेरे बड़े भैया को देना चाहूँगा। वो इसलिए देना चाहूँगा, 3 साल में पिताजी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आज आपको यहाँ जाना नहीं। पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना काम ऑफ़िस का पूरा टाइम पे करते हो, नहीं करते। पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप समाज का काम ज़्यादा करते हो, आप आपका निजी जो काम ऑफ़िस का वो ज़्यादा करते हो। उन्होंने कहा, आपकी कोई परेशानी हो, आप बताना। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार समाज की ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसे काम आ गए, ऐसी सूचनाएँ आ गई कि अब मैं निजी तौर पे किससे राय लूँ? तो मैं मेरे पिताजी के पास बैठता कि ऐसा मामला है, इसको कैसे निपटाएँ? और उनके अनुभव से भी मैंने समाज के बहुत काम और बहुत ऐसे केसेस और बहुत मामले निपटाए, जिसमें मेरे पापा जी का मुझे खूब सपोर्ट मिला। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे पिताजी को भी धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा कि उनका एक विशेष आशीर्वाद मुझ पे मिला। साथ ही मैं मेरे बड़े भैया को भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। मुझे याद है जब मैं जिलाध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। चुनाव के समय युवा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है, सीनियर लोग अपना काम करते हैं, अब व्यवस्थाएँ कौन देखे? तो चुनाव का समय चल रहा था, जिस दिन नामांकन था, तो मेरे भाई और अन्य भी जो हमारे परिवार के थे और समाज की युवा टीम थी, तो कम से कम 10-15 युवा, उन्होंने पूरी व्यवस्थाएँ सँभाली। मुझे ये भी पता नहीं था कि किसने चाय बनाई, किसने खाना बनाया, कहाँ से क्या आया। बस मैंने तो ये कहा, चाय इतनी चाहिए और इतने टाइम पे चाहिए, वो मिली। ये जी, व्यवस्थाएँ चाहिए, वो मिली और सबके लिए वो मिली। मुझे याद है वो दिन जब जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण था, सम्मानीय श्री प्रधान जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग वहाँ पे विराजे थे। मैंने युवा टीम को और मेरे भाई को कहा, मैंने कहा भैया अब समाज का काम है और अपन को इसको अच्छे करना है। तो आप मॉनिटरिंग करके चाय, पानी, खाना, नाश्ता या जो भी व्यवस्थाएँ हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहे। और जी, मैं ईमानदारी की बात बताऊँगा, आज तक मेरे परिवार से एक भी सदस्य आज तक मंच पे नहीं बैठा, किसी का माइक में मंच पे संचालन में नाम नहीं आया, किसी ने माला नहीं पहनी और पूरे काम को सँभाला। और मुझे वो दिन भी याद है, जब कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, कार्यक्रम बड़ा था, बजट का मामला था, तो पापा ने 2-3 बार पूछा कि आपकी बजट की क्या व्यवस्थाएँ हैं? और पापा ने मुझे बजट दिया भी और मैंने भी मेरे हिसाब से किया। अन्य जो समाज बंधु उन्होंने भी सहयोग किया। फिर पापा ने बजट देने के बाद भी उस शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 रुपए मेरा बड़ा भाई लेके घूमता रहा और मुझे वो पल याद है कि मुझे कई बार सोचने को भी मजबूर करते हैं कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है और मेरा बड़ा भाई वहाँ पे काम भी देख रहा है और साथ में उनकी पॉकेट में 50,000 रुपए है और 2-3 बार बीच में मुझे आके पूछा, आपके पास पैसे तो हैं? आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे एक बार आप इशारा कर देना। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर 1 घंटे बाद कहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई पैसों की या कोई बजट की बात हो तो बताना, मैं व्यवस्था करवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर पूछा 2 घंटे 3 घंटे बाद जब कार्यक्रम समापन था कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं। आप ये मत सोचना कि मुझे मँगाने पड़ेंगे या जाके लाने पड़ेंगे। आप तो बस इशारा कर देना। तो मुझे वो पल ऐसे याद था, मैंने मेरे भैया को कहा भी नहीं कि क्या करना है, मैंने ये कहा सँभालना है। लेकिन उनका वो सपोर्ट, उनकी वो सोच, उनका वो स्नेह मेरे लिए था, मैं वो जी, कभी जीवन भर भूल नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं पिताजी और भैया को हमेशा ये श्रेय दूँगा। बहुत बढ़िया। एक बात और बताना चाहूँगा और जी, इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहूँगा मेरे चूरू जिले के समाज बंधुओं को। विशेषकर उन समाज बंधुओं का मैं आभार और धन्यवाद भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रथम दिन जब ये बात चली कि जिलाध्यक्ष कब बनाएँ, उस दिन से लेके आज तक हर परिस्थिति में, हर समय में और तन, मन और धन से मेरा सपोर्ट किया। मैं अभी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। वो मेरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। जी, बजट भी खूब लगा। तो जब भी व्यवस्था हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री लीलाधर जी राजोतिया साहब को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री भंवरलाल जी बैंक साहब को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भंवरलाल जी को, बुद्रमल जी को, ओम प्रकाश जी को जो जिले के कोषाध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रकाश जी को, झूमरमल जी को। ऐसे अनेक तमाम नाम हैं, अगर मैं किसी का नाम छूट भी जाए तो वो आप अदरवाइज़ नहीं लें। ये जो नाम बता रहा हूँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो
जिन्होंने कहा कि आप काम करो, जो शेष बजट बचेगा वो आप हमें बताना। आप काम करो, इस काम के अंदर कोई रुकावट आए तो आप हमें बताना। आप काम करो, इस काम में व्यवस्था में कोई कमी रह जाए तो वो आप मुझे बताना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उमेद कुमार जी को, नरोत्तम जी मिश्र साहब को। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीताराम जी रोलीवाल साहब को। ऐसे अनेक नाम मैं आपको बताऊँ कि जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जब बात आई, हमने चूरू जिले में ये तय किया कि 51,000 रुपये का भामाशाह बनाएंगे और हमने रिक्वेस्ट किया तो ऐसे 4-5 भामाशाह तैयार थे। जो मैंने कहा कि आपको 51,000 रुपये देने हैं, बोलो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बताओ करना क्या है। मैंने कहा 51,000 रुपये देने हैं, आपको मंच पे बिठाएंगे कि हम मंच पे नहीं बैठेंगे, आपको जितना बजट चाहिए समाज के हम देंगे और हम उपस्थित रहेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इसके अंदर, इस कड़ी के अंदर श्री बनवारी जी जांगीड़, श्री उमेद कुमार जी जांगीड़ और मेरे पिताजी इसमें, और ऐसे 4-5 नाम हैं जिन्होंने बजट दिया उस कार्यक्रम के लिए, एक विशेष कार्यक्रम के लिए। न मंच पे बैठे, न माला पहनी, न कुछ और बल्कि अपोजिट बताएं तो कार्यक्रम की सफलता के लिए कोई भोजन व्यवस्था देख रहा है, कोई परिवहन व्यवस्था देख रहा है, कोई अन्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनमें बिजी रहे। और कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब लास्ट में ये हुआ कि कार्यक्रम सफल हो गया, तब वो बाहर निकल के आए। तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी मेरा कोई सौभाग्य नहीं होगा। हमारे रिटायर्ड एक्शन साहब हैं श्री नरोत्तम जी मिश्र साहब, एज शायद उनकी है लगभग 77 से 80 साल। उस कार्यक्रम के लिए 2 से 3 दिन तक पूरी रात जागकर कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सर्टिफिकेट तैयार किए, लिस्टें बनाई और पूरा कार्यक्रम देखा, और वो भी बिना खाना खाए। वो थोड़े स्वास्थ्य दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो घर का खाना खाते हैं और समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं और अपनी दिनचर्या को पूरी रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नीरज, ये काम आपने संभाला है, जी। और हमने कहा कि पूरा करवाएंगे। पूरी रात जाग के उन्होंने वो कार्यक्रम कराया, वो भी इस उम्र के अंदर। मैं उन सभी को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इनके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे सभी तहसील अध्यक्ष और तहसील पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और पूरे चूरू जिले समाज बंधुओं का भी मैं आभार और धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपने खूब मेरा सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। महिला टीम की बात करें, युवा टीम की बात करें या अन्य विषय की बात करें, ऐसा कोई समय नहीं था कि उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, और मैंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा। एक फ़ोन के साथ, चाहे रात के 2 बजे हो या दिन के 11 बजे हो, मैं उनके लिए तैयार रहा। यही हमारा तालमेल और एक सामंजस्य का अनुकूल है, तो जी। हमारे लिए अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा के अलावा भी आपकी काफ़ी जगह चर्चाएँ होती रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपका विशेष योगदान क्या-क्या रहा है? आपने ये सवाल पूछ के मुझे कन्फ्यूज़न में डाल दिया। वो इसलिए डाल दिया कि मेरी बात मैं बताऊँ, वो शायद शोभा नहीं देगी। नहीं, लेकिन सर, लेकिन मंच मंच पे अपन बात करते हैं तो सभी को पता नहीं है, और हम ये चाहेंगे कि इसके द्वारा आप तक आपका जो मैसेज है वो जनता तक पहुँचे। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, तो मैं बताना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा, जो मैं बताऊँ उस पे आप अमल करना, उसको देखना कि रियल में वो सत्य है क्या। मैं 2007 से समाज सेवा करना एक मन में जुनून था, और सबसे ज़्यादा उसके अंदर था कि वृक्षारोपण करना। हरियाली मुझे बचपन से पसंद है। जब बचपन में भी घर में गमलों में पेड़-पौधे होते थे, बाहर बालकनी में होते थे, उनको देखभाल करना, मिट्टी डालना, वो करना, वो करते थे। बारिश का पानी इकट्ठा करना। जैसे-जैसे समय बीतता गया, 2007 का समय आ गया। मुझे याद है वो दिन जब सबसे पहले मैंने 2007 में मेरे स्तर पे, मेरे पॉकेट मनी से मैं पौधा लाया और उस पौधारोपण किया। पौधारोपण करके मुझे अच्छा लगा, और वो पौधा आज भी जीवित है और बड़ा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद निरंतर रूप से वृक्षारोपण के क्षेत्र में मेरी रुचि बढ़ती गई। मैं वृक्षारोपण करता गया। 2007 से लेकर 2022 तक की अगर बात करें, उस पीरियड में मैंने कम से कम 30,000 से ज़्यादा चूरू जिले में पेड़-पौधे लगा दिए, उसका अलग-अलग स्थानों में। बहुत बढ़िया। इसी क्षेत्र में एक रुचि हुई कि कुछ अलग और करें। 20 जुलाई 2022 का वो समय था, जब कोरोना काल थोड़ा-थोड़ा जाने की स्थिति में था। तब 20 जुलाई 2022 के अंदर 11 मिनट में 11,000 पेड़-पौधे बनाकर मैंने मेरा एक रिकॉर्ड बनाया, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, उस 11 मिनट में 11,000 पेड़-पौधों में आज भी 40 से 50% पेड़-पौधे जीवित हैं, और वो रिकॉर्डेड हैं।
उसके बाद ये क्रम निरंतर चलता रहा। उस क्षेत्र में 2025 का ये समय चल रहा है। अभी भी जुलाई और अगस्त के अंदर हमारा एक बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, उसकी तैयारी और टीम तैयार है और तैयारियों में लगे भी हैं। अगर ईश्वर का साथ रहा तो इस बार 2025 में भी एक अच्छा वृक्षारोपण का काम करेंगे, और अच्छा वृक्षारोपण का काम ही नहीं, उसकी देखभाल करके 2 साल 3 साल 4 साल संरक्षण करके बड़े पेड़ बनाने तक उनकी सेवा करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, सरकार की ऑफिस द्वारा 2 योजनाएं हमेशा रही, एक तो जल संरक्षण और एक प्लास्टिक मुक्त भारत। प्लास्टिक मुक्त भारत के अंदर हमें जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए, तो हमने 11,000 किलो प्लास्टिक इकट्ठी करके जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया था चूरू के अंदर। शायद वो राजस्थान के 10 जिलों में सर्वश्रेष्ठ था। तो उस टाइम भी कलेक्टर साहब ने कहा कि आपका कार्य अच्छा है, और जल संरक्षण में जैसा मैंने पहले बताया, मैंने वो भी किया। जी मुख्य रूप से पर्यावरण के संबंधित रुचि गहनता से रही है और इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।